एक दफ़ा का जिक्र है। चन के दूर दराज देहात में पहुंच चीनी भाई समंदर के किनारे एक छोटे से झुंपड़ी में अपनी मां के साथ रहते थे। वो सब हम शक्ल थे और बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। इन सब चीनी भाइयों में कुछ ऐसी खुसूसियात थीं जो और किसी में नहीं थीं। पहला चीनी भाई पूरे समंदर को निगल सकता था। दूसरे चीनी भाई की गर्दन लोहे की थी। तीसरा चीनी भाई अपनी टांगें बहुत बहुत दूर तक फैला सकता था। चौथे चीनी भाई को आग नहीं जला सकती थी। और पांचवां चीनी भाई अपना सांस बहुत देर तक रोक सकता था। हर सुबह पहला चीनी भाई समंदर पर मछलियां पकड़ने जाता था और शाम तक जितनी मछलियां पकड़ता था उनको बाजार में जाकर बड़ी अच्छी कीमत पर बेच देता था। एक दिन समंदर पर जा रहा था तो पड़ोसियों का एक लड़का भी इसके साथ हो लिया। उसने बहुत मना किया लेकिन लड़का बाज नहीं आया। दोनों जब समंदर पर पहुंचे तो पहले चीनी भाई ने एक ही सांस में तमाम समंदर का पानी निगल लिया। समंदर खाली हो गया तो उसमें मौजूद तमाम चीज़ें वाज़ेह हो गईं। लातादाद मछलियों के अलावा समंदर बेशुमार कीमती खजानों से भरा पड़ा था। लड़का ये सब देखकर दीदा हो गया और दौड़ा खजाना सिमटने के लिए। पहले चीनी भाई ने तो सिर्फ इतनी ही मछलियां पकड़ी जितनी वो रोज़ पकड़ता था। इसके बाद वो चाहता था कि समंदर का पानी वापस समंदर में डाल दे। इसने लड़के को आवाज़ दी लेकिन लड़का कभी एक चीज़ उठाता कभी दूसरी की जानिब लपकता। इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इधर पहला चीनी भाई अपने मुंह में इतना ज़्यादा पानी उठाए उठाए थक गया था। बस बहुत हो गया लड़के, अब वापस आ जाओ। इसने फिर लड़के को आवाज़ दी लेकिन उसने नहीं सुना। इंतज़ार करके पहला चीनी भाई जब बेहाल हो गया और इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने वो पानी समंदर में उगल दिया। उसके साथ वो लड़का भी पानी में गिर हो गया। पहला चीनी भाई जब अकेला गांव वापस आया तो गांव वालों ने इससे लड़के के बारे में पूछा लेकिन वो कोई जवाब ना दे सका। गांव वाले सब समझ गए कि उसने लड़के को मार दिया और इन्होंने अदलिया में जाकर इसकी शिकायत कर दी। सिपाही पहले चीनी भाई को पकड़कर अदालत में ले गए और लड़के के कत्ल के जुर्म में इसको सजाए मौत सुना दी गई। हुजूर वाला, किया मैं आखिरी बार अपनी मां से मिलने जा सकता हूँ? पहले चीनी भाई ने जज से पूछा। हाँ, इतनी रियायत तुम्हें दी जा सकती है। जज ने कहा। पहला चीनी भाई खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी मां से मिला लेकिन वो वापस नहीं आया, बल्कि इसकी जगह दूसरा चीनी भाई जेल पहुंच गया जिसकी लोहे की गर्दन थी। चौक पर तमाम गांव के लोग इकट्ठे हो चुके थे। जल्लाद हाथ में तलवार लिए मुजरिम की गर्दन उड़ा देने के लिए तैयार खड़ा था। सिपाही मुजरिम को पकड़ कर लाए और इसकी गर्दन शिकंजे पर रख दी। जल्लाद आगे बढ़ा और पूरी कुव्वत से तलवार मुजरिम की गर्दन पर मारी लेकिन दूसरा चीनी भाई मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। चूंकि इसकी गर्दन लोहे की थी इसलिए तलवार ने इस पर कुछ असर नहीं किया। ये देखकर गांव का हर शख्स सख्त बरहम हुआ और इसको मारने के लिए कुछ और तरीका सोचा जाने लगा। फिर जज ने फैसला किया कि इसको समंदर में डूबोकर मारा जाए। अगली सुबह सज़ा से पहले दूसरा चीनी भाई जज के पास गया। जनाब वाला, किया सज़ा से पहले मैं आखिरी बार अपनी मां से मिल सकता हूँ? हम ये एक रियायत तुम्हें दी जा सकती है। जज ने इजाज़त देते हुए कहा। वो इजाज़त मिलते ही खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला लेकिन अगले दिन वो वापस नहीं आया, बल्कि इसकी जगह तीसरा चीनी भाई जेल वापस आया जिसकी टांगें लंबी हो जाती थी। इसकी सज़ा की तैयारी होने लगी। सारा गांव समंदर के किनारे जुमा हो चुका था। सिपाही इसको किश्ती में बैठाकर समंदर के दरमियान में पहुंच गए जहां पानी गहरा था और तीसरे चीनी भाई को उठाकर पानी में फेंक दिया। तीसरा चीनी भाई जब समंदर में गिरा तो इसकी टांगें लंबी होने लगीं, लंबी लंबी और बहुत ज़्यादा लंबी हो गईं कि समंदर की तह से जा लगी और वो डूबने से बच गया। इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सिपाही और तमाम गांव वाले आग बबूला हो गए। इस बार इन्होंने फैसला किया कि मुजरिम को आग में जलाया जाए। अगली सुबह वो जज के पास गया। हुजूर वाला, किया मैं आखिरी बार अपनी मां से मिल सकता हूँ? हाँ, तुम्हें इतनी रियायत दी जा सकती है। जज ने ना चाहते हुए भी इसको इजाज़त दे दी। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा लेकिन मां से मिलकर वो वापस नहीं आया, बल्कि इसकी जगह चौथा चीनी भाई वापस आया। गांव वाले चौक पर जुमा हो गए और सिपाहियों ने आग का एक बहुत बड़ा अलाव धकाया जिसके शोले आसमान को छू रहे थे। फिर चौथे चीनी भाई को इस आग में धकेल दिया गया। आह, कितना सुकून मिल रहा है।
चौथा चीनी भाई मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि इसको आग जला नहीं सकती थी। आग और तेज कर दो लोगों ने चला चलाकर सिपाहियों को कहा, और इन्होंने आग और ज्यादा तेज कर दी। बड़ा मजा आ रहा है, चौथा चीनी भाई खुशी से बोला। गांव के लोग ये देखकर सीफपा हो गए। फिर इन्होंने फैसला किया कि इसे बदबूदार जगह पर बंद कर दिया जाए, ताकि दम घुटने से मर जाए। अगली सुबह चौथा चीनी भाई जज के पास आया। हुजूर वाला किया, एक आखिरी बार में अपनी मुंह से मिलने जा सकता हूँ? हाँ, इतनी रियायत तुम्हें दी जा सकती है। जज भी इस बार गुस्से से बोला। इजाज़त मिलते ही चौथा चीनी भाई दौड़ा दौड़ा अपने घर गया, लेकिन वो अपनी मुंह से मिलकर वापस नहीं आया, बल्कि इसकी जगह इसका पांचवां चीनी भाई आया। सारा गांव चौक पर इकट्ठा हो चुका था। एक बंद कोठरी में बेशुमार बदबूदार और जहरीली जुड़ी बोटियां इकट्ठी करके जलाई गईं, और पांचवीं चीनी भाई को इस कोठरी में पीटकर ताला लगा दिया गया। सारी रात तजस्सुस में गांव वाले कोठरी के बाहर बैठे रहे। सुबह को जब सिपाहियों ने उसकी लाश निकालने के लिए दरवाज़ा खोला तो पांचवां चीनी भाई मुस्कुराता हुआ बाहर निकला, क्योंकि वो बहुत देर तक अपना सांस रोक सकता था, इसलिए बदबू से नहीं मरा। लोग ये देखकर हका बका रह गए। जज आगे बढ़ा और बोला, हमने तुम्हें हर मुमकिन तरीके से मारने की कोशिश की, लेकिन तुम हर बार बच गए। इसका मतलब है कि तुम बेगुनाह हो, लिहाजा तुम्हें इस जुर्म से बाइज्जत बुरी किया जाता है। अब तुम आज़ाद हो। तमाम गांव वालों ने भी जज की इस बात से इत्तिफाक किया और इसका पीछा छोड़ दिया। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा, जहां उसकी माँ और चारों चीनी भाई इसका इंतज़ार कर रहे थे। उनकी बाकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरी।